नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने एक सर्वे किया है, विशेष सर्वे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि इंडिया न्यूज ये 3 दिन पहले दिखा चुका था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा 13 तारीख को। इसीलिए हमने 13 राज्य लिए हैं, 1099 वोटर लिए हैं और 10, 11, 12 सितंबर को ये 3 दिन का सर्वे किया गया है। इसमें हमने सभी हिस्सों, सभी वर्गों, सभी उम्र के लोगों को शामिल किया है। सर्वे के नतीजे देश के मिजाज का अनुमान देते हैं। 13 राज्य हैं, कुल 1099 वोटर। हम आपको बता दें पहला सवाल क्या था। पहला सवाल था मोदी पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है और पहला सवाल था क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है, ये पहला सवाल था। और हाँ लोगों ने कहा 60% और 40% लोगों ने ना कहा। इसका मतलब क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। सवाल नंबर दूसरा क्या था। सवाल नंबर 2 था क्या आपने कभी कांग्रेस को वोट दिया है, वहां 60-40 था। यहां पर भी कमोबेश वही है, हाँ कह रहे हैं 59% और नहीं कह रहे हैं 41%, बराबर है दोनों, कांग्रेस बीजेपी। तीसरा सवाल नंबर 3 क्या था ओपिनियन पोल का कि बीजेपी को मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला सही है या गलत। 65% लोग बता रहे हैं कि यह फैसला सही है और 35% लोग बता रहे हैं कि यह फैसला गलत है। सीधे चलते हैं हमारे शीतल राजपूत के पास। शीतल के साथ कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं। शीतल, क्या रिएक्शन है इन तमाम लोगों का? बिल्कुल दीपक, जैसे कि आपने पहले तो 3 सवाल बताए जिनमें बीजेपी को क्या कभी वोट दिया है, 60% लोगों ने हाँ कहा है। कांग्रेस को वोट दिया है तकरीबन वही 59% लोगों ने हाँ कहा है। और बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला सही है या गलत, 65% लोग इसे सही मानते हैं। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग अलग अलग तबकों के मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट क्लास है, आपका क्या मानना है ये जो सर्वेक्षण के रिजल्ट आए हैं जिसमें कहा गया है कि 65% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को पीएम पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाना जो है ये बिल्कुल सही फैसला है। आप क्या मानते हैं, स्टूडेंट वर्क क्या मानते हैं? जी मैम, मैं बेसिकली अयोध्या से बिलोंग करता हूं और यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि एक आम आदमी होने के नाते, एक छात्र होने के नाते और एक भारतवासी होने के नाते ये बहुत ही अच्छा ओपिनियन है जनता का कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरा युवा, देश का युवा उनके साथ है। उन्होंने जो गुजरात के लिए किया है वो हम वही सेम चीज हम देश के लिए भी देखना चाहते हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इस सवाल को लेकर आपका क्या मानना है? इस सवाल को लेकर सबसे जरूरी जो चीज हम लोग के सामने है कि देश को एक नई ऊर्जा और नई दिशा की जरूरत है। वही पुराने घिसे पिटे अंदाज में देश को चलाया जाना, जहां सिर्फ भ्रष्टाचार और महंगाई के अलावा हम लोग कुछ नहीं फेस करते। कम से कम एक देशभक्ति की तर्ज पे हम लोग अगर देश को एक नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान कर सकें तो हमें नरेंद्र मोदी पे भरोसा करना चाहिए और उनको कमान सौंपनी चाहिए। यानी मोदी इज अ क्लियर कट विनर। जहां तक इन लोगों का कोई ऐसा भी तो हो जो ये कहे कि मोदी को पसंद नहीं करते, कोई ऐसा भी है यहाँ? आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं मोदी को बेसिकली पसंद नहीं करती हूँ। उन्होंने एक राज्य में अपने आप को प्रूव कर दिया, तो जरूरी नहीं है वो देश के ऊपर प्रधानमंत्री बन के अपने आप को प्रूव कर पाए। ये टाइम ही बताएगा। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो बन गए हैं, अपने आप को कितना प्रूव कर पाएंगे। आज तो देश की जो सत्ता है कांग्रेस चला रही है, मेरे को लगता है बहुत अच्छे से चला रही है, क्योंकि इतने साल से कांग्रेस का शासन रहा है और बहुत अच्छे से कांग्रेस चला रही है। घोटाले कहाँ बीजेपी में नहीं हुए, मुझे ये बता दिया जाए। घोटाले करना एक सरकार की नियति बन चुकी है, ये मैं जहाँ तक समझती हूँ। वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो दोनों में हो गए। मोदी एक अकेला इंसान है जो देश को चलाने की बात करती है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस में आज भी मैं 10 कैंडिडेट दिखा सकती हूँ जो कांग्रेस को चला सकते हैं। जो कांग्रेस, विजय जोली, बड़ा सवाल है यहाँ पर पहली बार किसी ने खड़े होकर बोला है हमारे इस ओपिनियन पोल के अंदर कि स्कैम अगर कांग्रेस करती है तो बीजेपी भी करती है। आपने भी कई स्कैम किए हैं, आपके बंगारू लक्ष्मण ने 1 लाख रुपए ले लिए। ये साबित करता है कि आपकी पार्टी में जो है कितनी रिश्वत का लेन देन होता है। वो 1,80,000 करोड़ लेते हैं, आपके पार्टी के अध्यक्ष 1 लाख रुपए लेते हैं, वो भी कैमरे पे। दिलीप सिंह जुदेव भी 1 लाख रुपए पकड़ते हैं और कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है, येदियुरप्पा साहब को आपकी पार्टी तोड़ देते हैं क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ। लेकिन इन एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में नो टॉलरेंस फॉर करप्शन का सिद्धांत हमेशा से रहा है। इसीलिए बंगारू लक्ष्मण जी, माफ कीजिए, इसीलिए बंगारू लक्ष्मण, अगर पैसे लेते हुए दिखाई दिए गए तो उनको बाहर का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया।
कांग्रेस के मित्रों ने कोलगेट होने के बाद भी एक मंत्री ने रेजिग्नेशन नहीं दिया। 2G स्कैम हुआ, अश्विनी कुमार का रेजिग्नेशन हुआ, 2G कैसे स्कैम किया? में वो तो रेजिग्नेशन हुआ। ऑपोजिशन ने करवाया। मत जलेबी मत कांग्रेस बनाइए, के जलेबी मित्रों मत ने उनको बाहर का रास्ता जलेबी मत बनाइए विजय जॉली जी। लेकिन जलेबी नहीं, सबसे बड़ा समोसा भी सवाल बनेगा। नहीं, समोसा बनेगा तो कचौड़ी भी बनेगी, लेकिन जरूर देश की बनेगा। जनता की कचौड़ी मत बनाइए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब ये है कि अगर आपका नो टॉलरेंस जोन था तो हैदराबाद की उस रैली में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता है नरेंद्र मोदी, उनके बगल में बंगारू लक्ष्मण क्यों बैठे थे, जबकि वो जेल की सजा पा चुके हैं? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा और मैं आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। अगर लोकायुक्त ने कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया तो इमीडिएटली येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन दिल्ली के अंदर लोकायुक्त ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस के मित्रों ने शीला दीक्षित जी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। यह अंतर है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस दिन उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरे के ऊपर कुछ धन लेते हुए दिखाई दिए गए, उनको अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पद से मुक्त कर दिया। लेकिन 2G स्कैम होता है, कोलगेट होता है, किसी भी कांग्रेस के नेता को कांग्रेस का नेतृत्व रेजिग्नेशन देने के लिए बाध्य नहीं करता। ऑपोजिशन के कंटिन्यूड ऑनस्लॉट के बाद, शोर शराबे के बाद उन कांग्रेस के मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ता है। इसलिए ये 2 आयाम है। और जो मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नो टॉलरेंस फॉर करप्शन का सिद्धांत पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए पोरबंदर से सजा पा चुके एक व्यक्ति, एक शख्स बाबू भाई, वो अभी भी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। करप्शन के चक्कर में जेल हुई है उनको, आपको पता है ना विजय? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए मैं जानकारी अभी दिला देता हूं, यहाँ पर घोषणा करिए। 1 मिनट। हाँ, तो मैं मोदी जी से जरूर बात बिल्कुल करूंगा। मोदी जी से बात करेंगे। ये जरा फटाफट ला दीजिए कि उनके मछली पालन मंत्री के ऊपर क्या आरोप थे और पोरबंदर की कोर्ट ने उन्हें क्या सजा सुनाई थी। मैं विजय जॉली से कमिटमेंट लूंगा कि वो यहाँ पर आएंगे और बताएंगे, नरेंद्र मोदी से पूछेंगे वो कि आपने इनको हटाया क्यों नहीं, इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप थे और मुझे पता है इनको डांट पड़ेगी वहां पर। लेकिन बात दरअसल यहीं पे नहीं रोकते, इसको आगे चलाते हैं। मधुसूदन आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। लेकिन अगले सवालों की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? बिल्कुल, सवाल नंबर 4 दीपक पढ़ सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। क्या मोदी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 272 सीटें दिला सकते हैं? इसमें 49% लोगों का कहना है कि हाँ, मोदी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 272 सीटें दिला सकते हैं। 48% और 52% का ये कहना है कि नहीं, मोदी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। अगला सवाल इस ओपिनियन पोल का, क्या नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट देंगे? इस सवाल के जवाब में जो परसेंटेज हमको मिली है, 48% लोग कहते हैं कि हाँ, ये चौंकाने वाला फैक्ट है कि 48% लोग कह रहे हैं कि हाँ, मुसलमान जो है वो वोट देंगे मोदी को, और 52% का मानना है कि नहीं। 48% भी एक अच्छी खासी परसेंटेज है। नहीं, शीतल हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकते हैं, क्योंकि मुसलमान वोट देंगे या नहीं, शबनम खान हमारे साथ है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उनका जवाब लेना होगा, मधुसूदन जी का भी लेना होगा और मुझे विजय जॉली जी का भी लेना होगा। बताइए शबनम जी, क्या मुसलमान वोट देंगे मोदी को? मुझे तो लगता है दीपक जी कि सारी पार्टियां सिर्फ अपने घोटाले और अपने ही चक्रों में लगी हैं और हर बात पे लाके टारगेट मुसलमानों पर ही रख दिया जाता है। मुसलमान किसको वोट करेगा, किसको वोट नहीं करेगा, अपने आप निर्णय ले लिया जाता है कि मोदी जी, क्योंकि गुजरात में मुसलमान मोदी जी को वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अलग पहलू हैं गुजरात के। पूरे देश में आप सिर्फ मोदी जी को एक हवा बनाकर लेकर आ गए कि अब मोदी जी आ गए, अब तो देश का बिल्कुल एक विकास और एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा। ऐसा क्या कर देंगे मोदी जी जो आते ही एकदम पूरे देश का रूप बदल जाएगा? और मुसलमानों की आप बात करते हैं, आप एक बिल्कुल सबके 56 सामने, इंच सीना चौड़ा है उनका, गुजराती हूँ, उनने खुद ने कहा था। हमारा 85 इंच चौड़ा है, हम हिंदुस्तानी है, हमारा उनसे बहुत ज्यादा चौड़ा है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी, हम सिर्फ गुजराती या दिल्ली या यूपी या महाराष्ट्र के नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुसलमानों का सभी लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आज भी अगर मोदी जी की बात की जाए, एक तरफ वो टोपी पहनने से मना करते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं मुसलमानों आओ और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, आपको वोट चाहिए तो आप इस तरीके का नजारा दिखाएंगे। और जब आपकी मुसलमानों के लिए कोई और बात होगी, आप उनकी टोपी पहनने को भी
और फिर आप कहते हैं कि सेकुलर टोपी पहन के नहीं होता, लेकिन आप देशभक्ति का एक जज्बा तो दिखा सकते थे। आप मुसलमान की टोपी पहन ही लेते तो कौन सा आपका हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाता। विजय जॉली जी, देखिए, मैं यहाँ पर अपनी मित्र से ये पूछना चाहूंगा, क्या एक मुसलमान के गले के अंदर अगर राम नामी दुपट्टा मैं डालूं, वो कभी नहीं डालेगा, और हर एक व्यक्ति को टोपी डाले या नहीं डाले, राम नामी दुपट्टा डाले नहीं डाले, ये उस व्यक्ति का अपना निर्णय है। मैं खुद जागरण की ज्योति प्रचंड करके आती हूँ, आप कैसी बातें करते हैं? अगर करती हैं तो मैं तो आपको सलाम करता हूं। हम भी उन्हें सलाम करते हैं, हम भी उन्हें और वो सलाम करते हैं। नरेंद्र मोदी को सलाम नहीं कर पा रही ना, वो नरेंद्र मोदी को सलाम नहीं कर पा रही है, वो नरेंद्र मोदी को सलाम नहीं कर पा रहे, वो नरेंद्र मोदी को सलाम नहीं कर पा रहे। मेरा विजय जॉली जी से 2-3 सवाल है और मैं चाहता हूं कि सीधे वे में जवाब दे। सिद्धांत की राजनीति की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे इनका क्या रुख है हर कोई जानता है, दुनिया में सामने आ गया है। राम जी का नाम लेके गुणगान गा के चुनाव में आते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसके बाद इनके जो विश्व पितामह जी हैं आडवाणी जी, जिन्ना के मजार में जाके नतमस्तक हो जाते हैं। कौन सी सिद्धांत की बात करते हैं आप? और नरेंद्र मोदी जी की जहां बात आती है, क्या गुजरात दौरा के डेवलपमेंट का माथना आप लेके आएंगे? पहले तो गोधरा और पोस्ट गोधरा की नरसंहार होता है और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या हर हिंदुस्तानियों को इस तरह का डेवलपमेंट का मात्रा से स्वीकार है, चाहते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट हो? और दूसरी बात यह है कि किसने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी का पैन इंडियन आइडेंटिटी है? पैन इंडियन आइडेंटिटी 2014 में साबित होगा, उससे पहले ये जो एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि पैन इंडियन आइडेंटिटी है, कौन सा सर्वे है, कौन सा ओपिनियन पोल है, कौन सा रेफरेंडम है इस चीज के लिए? गुजरात में हो सकते हैं कि एसके दत्ता जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विजय जॉली जी जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल बहुत सारे, मुझे सब पर जाना है। देखिए, आपके चैनल ने स्वयं सर्वे में दिखाया, अगर भारत का मुसलमान ये कहता है कि आप मोदी को वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये विजय जॉली या इनकी या दत्ता की बात पे यकीन नहीं करें। 48% अगर भारत का मुसलमान, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अगर दत्ता जी और जब सही नहीं होता है, जब आप लोग कहते हैं 48 सही नहीं होता है, जब आप लोग कहते हैं कि ओपिनियन पोल की तिलांजलि दी जाए, ओपिनियन पोल जब आपके हित में नहीं होता है तो तिलांजलि देते हैं, ओपिनियन पोल की तिलांजलि देते हैं जब आपके हित में नहीं होता है। मोदी को आज तो आप ओपिनियन पोल की गुणगान गा रहे हैं। 2009 में जब ओपिनियन पोल आपके हिसाब से अच्छा, 1 by 1, हाँ, मेरा सर्वे बोल रहा है, शीतल वहाँ पे लोगों के पास जाते हैं, उनका क्या ओपिनियन है? क्या मुसलमान वोट देंगे नरेंद्र मोदी को? अहम सवाल है, क्या मुसलमान, हमारे सर्वेक्षण के रिजल्ट्स के मुताबिक 48% मुसलमान लोग ये मानते हैं कि मुसलमान वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। आपका क्या मानना है? देखिए, इस स्टेज पे जिस पर आज हम हैं, देखो, किसी पार्टी ने किसी को अपना नेता चुना है, ये उस पार्टी का इंटरनल मामला है। अब कोई भी पार्टी अपना नेता चुन सकती है, दूसरी पार्टी को उसके बारे में हस्तक्षेप करना या कमेंट्स करना। नहीं, आप ये बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मुसलमान नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे? नहीं, क्यों नहीं देंगे? मुझे नहीं समझ नहीं आता क्यों नहीं। वोट तो वो दे भी सकते हैं। अगर आप जिसको आप 48% और 52% कह सकते हैं, वो डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आज इस स्टेज पे ये कहना कि मुसलमान वोट देंगे कि नहीं देंगे, टू अर्ली टू कमेंट। तो मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को एटलीस्ट युवा तो वोट देगा ही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फेसबुक पे और हर तरह के एडवर्टाइजिंग वेबसाइट पे उन्होंने अपनी वो की है एडवर्टाइजमेंट, और एकदम लेटेस्ट ट्रेंड अपनाया उन्होंने, बिल्कुल लेटेस्ट। तो एटलीस्ट युवा मुसलमान तो उन्हें वोट देंगे, युवा मुसलमान वोट देंगे, ये युवा मुसलमान वोट देंगे। इसके दत्ता साहब क्विकली 1 लाइन में। मैं नहीं समझता हूं कि गुजरात के नरसंहार के बाद कोई युवा मुसलमान वोट देंगे, और अगर देते हैं तो शायद बहुत बड़ा उनके कौम के विरोध में बहुत बड़ा काम होगा ये। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़प्पन होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से पूरे राष्ट्र के सामने गुजरात में जो कुछ हुआ था उसके लिए माफी मांगे। बिल्कुल, माफी नहीं मांगी विजय जॉली जी, माफी नहीं मांगी। ये जो दत्ता साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 3 बार गुजरात की जनता ने मोदी को दोबारा अपना मत देकर फिनोमिनल 2/3 मेजॉरिटी से गुजरात का मुख्यमंत्री चुना है। और ये जो आपका सर्वे है वो दत्ता जी की बात के विपरीत है, ये उस सर्वे को नकार रहे हैं। अगर 48% मुसलमान मोदी जी को वोट देने को तैयार है, अगर नौजवान मोदी जी को
एक बात बताइए ना, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, जब सर्वे आपके हित में नहीं होता है, जब सर्वे आपके हित में नहीं होता है, तब आप जब सर्वे आपके हित में नहीं होता है तो ये जब सर्वे आपके हित में नहीं होता है। शांत गदाधारी भीम, शांत गदाधारी भीम, शांत। शीतल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शीतल, बिल्कुल। अगला सवाल जो हमारे सर्वे का था वो ये था कि नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार बनने से कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोटों का फायदा होगा या नहीं, और इसके नतीजे जो है वो ये है क्या मोदी के उम्मीदवार बनने से अल्पसंख्यक वोटों का कांग्रेस को फायदा होगा? 58% लोग कहते हैं हाँ और 42% लोग कहते हैं नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं शीतल। बिल्कुल। अगला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं? विकास पुरुष के तौर पर उनको हमेशा प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। सवाल ये था कि क्या नरेंद्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, जैसे वो गुजरात के लिए दावे करते हैं। इसके जवाब में मेजॉरिटी 71% लोगों का दीपक मानना है कि हाँ वो देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, और केवल 29% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते। बिल्कुल शीतल, तो सबसे पहले ऑडियंस से चलते हैं, उसके बाद विजय जॉली के पास आएंगे। डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लोग हैं आपके पास, आप देखिए ये सर कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल ऊपर ये, उससे पहले मैं इनके पास आना चाहूंगी, काफी देर से कुछ कहना चाह रही है। 71% लोग ये मानते हैं कि मोदी देश को विकास की राह पर ले जा सकते हैं, जैसा वो गुजरात के लिए कहते हैं। आपका क्या ले जा सकते हैं मैम? वो आज के युवा पीढ़ी, क्या हर पीढ़ी, हर वर्ग के लोगों के लिए वो एक आइडल है। राहुल गांधी का कहीं पर ये नहीं सुना कि वो किसी के आइडल हैं। और हम कॉन्स्टेंटली जो इंटरनेट के थ्रू हम ये देखते हैं कि फेसबुक में जितने भी लोग हैं वो हमेशा कांग्रेस जो है वो सिर्फ राजनीति मुसलमानों के साथ ही खेलती रहती है। उनका कहाँ एजुकेशन लेवल उनको दिया जाता है, सिर्फ बोर्ड की राजनीति करती है। हमेशा ये कहा जाता है, पर अब भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा रुख नहीं होता है। वो हमेशा हर इंसान को साथ लेके चलती है, एक जैसा समझती है। पर हमेशा कांग्रेस हमेशा ये लाइक इस चीज की राजनीति खेल खेल के अपनी कोई और इस पर कुछ कहना चाहे? आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक दीजिएगा। विकास की राह पे ले जाएंगे मोदी देश को, 71% लोग ये कहते हैं। देखिए, मैं एक युवा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए, विजय जॉली जवाब देंगे। विजय जॉली जी से पूछना चाहता हूं कि युवाओं के लिए मोदी जी का क्या विजन है, युवाओं के रोजगार के लिए उनका क्या आगे सोच है, उस बारे में मोदी जी ने आज तक कोई जिक्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी उस पर जिक्र नहीं करती, वो सिर्फ मोदी के कैंडिडेचर पर जिक्र करती है। मोदी जी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है मोदी जी की क्या फॉरेन पॉलिसी है, उस पर कभी जिक्र नहीं होता। सिर्फ मोदी जी एज अ फिगर जिक्र होता है। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के कमेंट को मैं जरूर सुनना चाहूंगा। देखो, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि मैं कुछ महीने पूर्व अमेरिका से भारत आए सांसदों को लेकर गुजरात गया था, और गुजरात के बाद उनको मैं गांधीनगर के दूर बाहर के इलाके में जहां पर फोर्ड कार कंपनी की फैक्ट्री थी वहां घुमाने ले गया। और फोर्ड कार कंपनी के जो प्रबंधक थे उनसे जब उनके ही अपने अमेरिकन सांसदों ने पूछा व्हाई डिड यू कम एंड लोकेट योरसेल्फ इन गांधीनगर, तो उनका एक ही जवाब था कि हमारी फैक्ट्री के अंदर 6000 लोग काम कर रहे हैं और वो आसपास के इलाके के नौजवान हैं जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। डेवलपमेंट इतना हुआ है कि फैक्ट्री जहां पर बनी है उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रोड्स बनी है, मॉल्स बने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं। वो सुनकर अमेरिका के सांसदों के भी कान खड़े हो गए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी जो तीसरी बार गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उनको नौजवानों का भी, उनको बूढ़ों का भी, उनको सीनियर सिटीजन्स का भी, उनको मुसलमानों का भी, उनको पुरानों का भी और उनको नयों का भी, सबका जन समर्थन इसलिए मिला है कि मोदी का मंत्र है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, मोदी का मंत्र है एम्प्लॉयमेंट देने का, मोदी का मंत्र है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, मोदी का मंत्र है 24 घंटे 7 दिन बिजली देने का, मोदी का मंत्र है अब अनइंटरप्टेड पावर और उसके साथ साथ पानी सप्लाई करने का। इसलिए गुजरात की जनता ने, नौजवानों ने, इसलिए आज मोदी नौजवानों के आइडियोलॉग हैं। नौजवान उनसे एडमायर करते हैं। यूनिवर्सिटी में भाषण होता है, राहुल गांधी का एक सवाल सिर्फ, शबनम एक सवाल, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। फोर्ड अमेरिकन कंपनी है ना?
क्यों? फोर्ड अमेरिकन कंपनी है ना। क्या हो गया? वो तो नहीं है ना, अमेरिकन कंपनी है ना। बिल्कुल। आप अमेरिकन सांसदों को गांधी लेकर लेके गए घुमाने के लिए, उनकी शान बढ़ाई जी। फिर मोदी साहब को यूएस का वीजा क्यों नहीं मिलता? यही जवाब दीजिए, यही जवाब दीजिए। मोदी को यूएस का वीजा क्यों नहीं मिलता? मोदी को यूएस का वीजा क्यों नहीं मिलता? मोदी किसी यूएस या किसी फॉरेन कंट्री के वीजा के मोहताज नहीं है। वो एक्सेप्टेबिलिटी बनाता है, वो गुणगान गा रहे हैं। जिस प्रकार से फंडामेंटलिस्ट लोगों ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन गवर्नमेंट को और उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, दैट इज कंडेमनेबल। मोदी 3 बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैं, और अगर अमेरिका की सरकार ने उनको वीजा नहीं दिया तो पैन फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स के सामने झुकती हुई अमेरिका की सरकार दिख रही है। और मोदी जी ने कहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू अमेरिका। हाँ, अगर मोदी क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अमेरिका जैसे बड़ी सुपर पावर्स भी भारत के कदमों के ऊपर झुकती हुई दिखाई देंगी। ये मैं आपके इस मीडिया के मधुसूदन आनंद जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। आप सहमत हैं विजय जॉली के आकलन से? मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी पुराण जॉली जी जब से कर रहे हैं सर, वो नंबर करते बढ़ाने रहे ना, वो आप करते रहिए। नंबर बढ़ाने का खेल होता है, नंबर बढ़ाने में। आज की जो मुख्य बात है उस पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी जो हैं वो विघटनकारी हैं, वो ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण किया, उसके बाद अपनी पार्टी में उन्होंने ध्रुवीकरण किया। क्यों आडवाणी जी जिन्होंने की पार्टी को खड़ा किया और एक समय में 180 से ज्यादा सांसद लेके आए, वो उस व्यक्ति को जिसने बनाया है उनको नजरअंदाज कर दिया गया, और राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये जो है कॉरपोरेट जगत का और संघ परिवार का और कुछ मीडिया के लोगों का जानबूझकर ये प्रयोजन है कि इसको फैलाया जाए कि मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे। मोदी कैसे प्रधानमंत्री होंगे? अगर 180 सीटें लाकर एक 24 पार्टियों का एनडीए बनाना पड़ता है, तब जाके सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि एक उदार चेहरे वाले प्रधानमंत्री थे। तो अब जबकि सिर्फ एक अकाली दल, दूसरा शिवसेना और तीसरा असम गण परिषद, 3 पार्टियां इनके साथ हैं, तो ये कैसे सरकार बना सकेंगे? किसी भी सूरत में मोदी का जो जादू है वो उत्तर भारत के अलावा और कहां चल सकता है, ये किसी की समझ में नहीं आने वाला। चलिए मुझे आगे बढ़ना है, बहुत सारे सवाल है, 15 सवाल। विजय जॉली जी आपको मौका मिलेगा, दत्ता साहब आपको मिलेगा, शीतल अगले सवाल लेंगे, उससे पहले पब्लिक का हाँ, उससे पहले दीपक, यहाँ कुछ लोग हैं जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी को लेकर यहाँ सवाल उठे, उनके वीजा के मैटर को लेकर सवाल उठे। युवा वर्ग जो है इस इशू पे क्या सोच रहा है, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि मुद्दा ये नहीं है कि उन्हें वीजा मिलता है या नहीं मिलता है। मुद्दा यह है कि देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए। हम कब जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर राजनीति करते रहेंगे? ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और अगर उन्हें मुसलमान वोट नहीं देगा तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और हिंदू उन्हें जो है देश का प्रधानमंत्री बनाकर रहेगा। चलिए शीतल, अगले सवाल की तरफ चलते। बहुत सारे सवाल है दत्ता जी, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। हमारा अगला सवाल इस ओपिनियन पोल सर दिखाई विजय जॉली जी, आपको खुश होना चाहिए, इस बात से खुश होना चाहिए। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हमारा अगला सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी, ये हम दिखा चुके हैं। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी में आप किसे पसंद करते हैं? इसमें लोगों की राय क्या रही? इस सर्वे के मुताबिक 68% लोगों का मानना है कि दोनों में से हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, और 32% लोग केवल मानते हैं कि आडवाणी उनकी पसंद है नरेंद्र मोदी की बजाय। शीतल 1 मिनट रोकूंगा। विजय जॉली जी, पब्लिक बिचारी आडवाणी जी रिटायर हो जाना चाहिए उनको? देखिए, मेरा ये मानना है कि सर्वे किसी को ना रिटायर कर सकते हैं और ना उसको किसी भी लेवल पर सक्रिय कर सकते हैं। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह हैं, मेरे आइडियोलॉग हैं, मेरे नेता हैं। हाँ, उसी पितामह को आपने दरकिनार कर दिया, पार्टी ने बोला टाटा बाय बाय। पितामह जी आप घर में रहिए, हम मीटिंग कर लेंगे इधर। पितामह जी आप घर में रहिए, हम मीटिंग कर लेंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे मोदी। और मेरे आइडियोलॉग आज भी आडवाणी हैं। लेकिन इसीलिए आडवाणी के ना आने पर आपको दुख और निराशा हुई। मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट
अंतिम सवाल विजय जोली जी से पूछ रहा हूँ। विजय जोली जी, जिस हिसाब से ढिंडोरा पीट रहे भाजपा का, लग रहा है कि 300 से ज्यादा। एक सेकंड, लगता है, एक सेकंड, एक सवाल है जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, उसमें तो लग रहा है कि जैसे 300 सीट भाजपा को मिल गया है। आप व्यक्तिगत आधार पे ग्राउंड रियलिटी में आके आपसे एक बात करते हैं, आपकी संगठन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ईस्टर्न इंडिया पे। बंगाल में कोई जनाधार नहीं है, आसाम में कोई जनाधार नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई जनाधार नहीं है, केरल में कोई जनाधार नहीं है, आंध्रा में कोई जनाधार नहीं है, तमिलनाडु में कोई जनाधार नहीं है, कर्नाटका में आपकी सुपड़ा साफ हो गई है। 200 के आसपास सीट ये सब इलाके से आते हैं। जब इन सब इलाके में आपका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, 2 से लेकर 5% से ज्यादा वोट आपको मिलता नहीं है, तो कहां से ये मुंगेरी लाल का सपना, हसीन सपना आपका पूरा होगा? देखिए, आप हैं एनालिसिस, आप आंकड़ों सच्चाई है ये। अब मुझे बोलने दीजिए ना। आप आंकड़ों की जगलरी के अंदर अगर पिछले इतिहास के अंदर ही सोना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो आप सोते रहिए। मोदी जी को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आशाओं के अनुरूप, नौजवानों की आशाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेवलप्ड भारत का सपना, जो नौजवानों को काम का अधिकार दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा पैकेज हेल्थ सर्विसेज के लिए दे सके, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करा सके। अगर उसके लिए मोदी ने गुजरात में किया है, तो वो क्यों नहीं देश में करेंगे? और नौजवानों, देखिए, सीधा जवाब दीजिए। बिल्कुल 200 सीट की रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी आपके आंकड़ों के हिसाब से नहीं, इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से ये है 5% से ज्यादा। अच्छा विजय, अगर आप आगे चलते हैं। आपका सर्वे बता रहा है मोदी इज द बेस्ट, आपका सर्वे बता रहा है मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, आपका सर्वे बता रहा है बीजेपी वहां पे 5% से ज्यादा वोट नहीं है। अच्छा आगे क्या होता है हम भी देखेंगे। विजय जॉली जी, आप क्या सांसद का टिकट मांग रहे हैं एमएलए का? देखिए, मेरी पार्टी मेरे बारे में निर्णय करेगी। मैं पार्टी का, इस बार भी मैं पार्टी का लड़ेंगे आप? देखिए, मेरी पार्टी अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लड़ने को कल को बोलेगी, तो उस चट्टान से भी टकराने का दम विजय जॉली रखता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री चुनाव लड़ता ही नहीं है वरना आप ये कभी नहीं कहते। शीतल, आगे के सवालों पे चलते हैं। के सवालों से पहले ये मेरे साथ ऑडियंस में ये महिला मौजूद है जो काफी देर से कुछ कहना चाह रही है इस बहस पर। मेरा एक प्रश्न है मिस्टर घोष से कि एक सिंगल क्वालिटी मुझे बताइए, क्या बोलते हैं ये आपके राहुल गांधी में, एक सिंगल क्वालिटी बताइए राहुल गांधी। ये देखिए कांग्रेस राजकुमार। अच्छा एक मिनट अब लगी इस पत्रकार को। दीपक जी, दत्ता जी, मैं आ रहा हूँ। मुझे बाकी सवाल लेने होंगे, मुझे बाकी सवाल लेने होंगे। दत्ता जी, मुझे बाकी सवाल, एक सेकंड, बाकी सवाल हो जाएंगे, मैं आपका जवाब लूंगा। बाकी सवाल कर लूं, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा है। शीतल, बाकी सभी सवाल ले लेते हैं। काफी गर्म बहस है दीपक, और जनता हंस रही है, हालांकि पैनल के लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी आपके पास आप बहुत बोल चुकी हैं, आपके पास फिर बाद में आएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं इस ओपिनियन पोल का। अगला सवाल ये कि नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने से लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल क्या कमजोर पड़ेंगे? और इसके जवाब में 52% जनता मानती है कि हाँ, क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने से, और 48% लोगों का मानना है कि इसका कोई असर नहीं होगा। अगला सवाल इस सर्वे का है कि नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने से क्या जाति की राजनीति का असर कम होगा या बना रहेगा? इसके जवाब में 55% लोग कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो जाति की राजनीति का असर कम होगा, और 45% लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं बनते हैं पीएम तो जाति देखकर ही वोटिंग की जाएगी। अगला सवाल इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में सरकार बचा पाएगी या नहीं, सबसे अहम सवाल। और इसके जवाब में 34% लोग कहते हैं बचा लेगी। मेजॉरिटी 66% लोगों का मानना है कि नहीं, कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। आखिरी सवाल इस सर्वेक्षण का, अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी?
जिसके जवाब में 56% लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार होगी अगली सरकार। 27% लोगों का मानना है कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 17% मानती है कि तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगा। शीतल, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक मनोचिकित्सक मिस खन्ना के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उस चिकित्सा की जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है। क्या प्रिस्क्राइब करेंगी मेरे लिए आप? मैं दीपक जी काफी देर से बैठी इस शो को देख ही रही थी आपके सामने, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी। बहुत सारे यंग युवा जो हैं वो इनको समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, देखिए फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो, अगर उसके प्रति जो है मोदी जी अगर दावा कर रहे हैं कि वो युवा उनको नेतृत्व उनको वोट देंगे, तो वो उनका एक मीडिया का साधन है। और अगर एडवर्टीजमेंट करने से आप अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं तो वैसा नहीं है। मोदी जी का अगर विकास किया है तो उसको बाकी अगर पब्लिक के सामने बाकी क्षेत्रों में भी करना होगा। रही बात यहाँ जॉली जी का, मैं देख रही थी, मैं उंगली तोड़ दूंगा। देखिए आप अगर हम सब लोगों ने मिलकर आपको नेता चुना है, चाहे आप बीजेपी के नेता हैं, आप मोदी जी को नेतृत्व कर रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज कहूंगी, अगर आप एक स्टेज पर बैठे हैं, नेशनल टीवी चैनल पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो शायद मोदी जी को पहले आप जैसे नेताओं को ये सिखाना होगा कि नेशनल टेलीविजन पर रहकर अगर आप सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं तो संयम रखना सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग संयम नहीं रखेंगे तो शायद आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? फॉर युवाओं को यही संदेश दे रहे हैं, जिस तरह आज अगर कांग्रेस की सरकार है तो रेप केसेस होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। आज अगर रेप के लिए आज ही बहुत बड़ी सुनवाई हुई है कि रेप के लिए उन्होंने फांसी की सजा मुकम्मल की है। तो आप समझिए, इस चीज को समझिए। आप नेता आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई आपकी तरफ उंगली उठाए तो मेरे ख्याल से संयम रखकर उसका जवाब दीजिए। दूसरे की बात को सुनिए तो सही। उम्र में वो आपसे बड़े हैं, चाहे आप ओहदे पर बड़े हैं, मैं मानती हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके हाथ में पावर है तो आप किसी का भी बेइज्जती कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने उंगली उठाई है, आप इस वक्त पर्सनल ना होकर उस चीज को समझिए वो क्या कहना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर एक नेता की पदवी पर आप बैठे हैं तो उस वक्त अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि आप सामने रहकर बात करिए। और ये पर्सनल मुद्दा नहीं है। यहाँ तक अधिकतर लोग जो है कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं है, सब ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर राज्य में अगर उन्होंने नेतृत्व किया है उसके बाद वो पूरे देश का जिम्मेदारी संभाल पाएंगे या नहीं। जहां तक मैं अभी तक जानती हूँ या जितना मैंने सुना है मोदी जी के बारे में, वो एक चीज जो है, उन्हें एक सिस्टमेटिक प्लान की जरूरत है। देखिए युवा लोग अगर उनको वोट देंगे तो बहुत अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद कांग्रेस के नेतृत्व में उनको लगता है कि राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या मनमोहन सिंह जो है वो चुप बैठते हैं। तो ये बात जो है आई वुड से कि उनको अपने काम से दिखानी होगी, यानी कि यहाँ पर बहस कर की नहीं। आपको खुश होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है मिस खन्ना, बिल्कुल ठीक है। तो विजय जॉली जी, आपको प्रिस्क्रिप्शन की बात से पूरा सहमत हूं। मेरे पे उंगली उठी और मैं भावुक हो उठा। मैंने उंगली तोड़ने की बात नहीं की, मैंने उंगली नीचे करने की बात की। और अगर मेरे शब्दों से मेरे किसी पैनलिस्ट को आघात पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तो मैं उससे हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगता हूं। भावावेश में, नौजवानियत के गर्मी में कभी कभी हम अपना भावावेश और खो देते हैं। बट आई वुड अपोलोजाइज टू माय सीनियर कलीग। आई डिड नॉट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट I still apologize to him and I assure him that it shall not be repeated. अच्छा विजय जॉली जी, एक बात शबनम खान जी भी कहना चाह रही हैं। शबनम बोलिए। जॉली जी, यही दो शब्द अगर मोदी जी के मुंह से हमें सुनने को मिल जाते तो शायद हम इसी तरीके से उनका स्वागत कर रहे होते। और अगर कोई कांग्रेस की बात, यहाँ पर कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, सभी सम्मानित लोग बैठे, अगर कोई कुछ भी बात कहता है तो आप उसे कांग्रेसी प्रवक्ता बताने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो फिर जो बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं, हम उन्हें बीजेपी का सदस्य मानकर बात करें क्या? पब्लिक है, उसको आजादी है, वो अपनी बात रख सकती है। और आपने अब जो बड़प्पन दिखाया है, ये बड़प्पन अगर आप थोड़ा सा पहले दिखाते तो शायद हम सब आपको सैल्यूट कर रहे होते। लेकिन आपका ये दोहरा चरित्र है, चाकू घोंपो, माफी मांगो, ये आपका चरित्र। लेकिन मोदी जी का ये भी चरित्र नहीं है। मैंने चाकू घोंप दिया। मोदी जी का ये भी चरित्र ये है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको सलाम करता हूं मैं, आपको सलाम करता हूं। तो सलाम करना ही पड़ेगा। हम अगर विनम्रता दिखाएं तो वो चाकू घोंपना हो गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आई विल नॉट टेक इट। दिस इज अ डिबेट। अगर मैंने अपना बड़प्पन दिखाया, अगर मैंने ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। उस पर इस प्रकार का ये आरोप नहीं लगा सकती। मुझे
मोदी जी गुजरात जनता ने तीसरी बार मुझे ब्रेक लेना है दत्ता साहब 1 मिनट। विजय जी मुझे 1 मिनट चाहिए जी। इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन हर किसी के माइंड में है, इसीलिए क्योंकि इसके पीछे तथ्य है। तथ्य ये है कि 1992 से लेके अटल जी की सरकार आने तक राम लहर में और राम जी के गुणगान में आप लोग पूरे देश में घूम घूम के वोट लिए, और वोट लेने के बाद जब आडवाणी जी नहीं एक सेकंड प्लीज लिसन टू मी आई हैवंट फिनिश्ड। सुन लीजिएगा एक सेकंड सुन लीजिएगा मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो दौरी चरित्र की जब बात आती है ना, जो शबनम जी ने कहा है, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि या तो राम जी को लेके चलो या तो जिन्ना जी के मजार में जाके नतमस्तक हो। ये कौन सी चीज है? सेकुलर बनने के लिए जिन्ना जी के मजार में जाके सेकुलर क्लेम कर देते हैं। आडवाणी जी ने कहा, आडवाणी जी ने किया है ये, तो कौन सी चरित्रों को माने? राम वाला चरित्र को माने, राम भक्त वाला चरित्र को माने, या फिर इस देश का जो बंटवारा जिसने किया है जिन्ना के समर्थक के हिसाब से भाजपा को माने? कौन सा चीज को माने? इस चीज का प्लीज फॉर गॉड से क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल पे यह अधिकृत रूप से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल मुद्दा अभी एबेंस में नहीं रखा है, बिकॉज इट वॉज एनडीए गवर्नमेंट एंड वी वर गवर्न्ड बाय द एनडीए एजेंडा, सो वी thought it proper to put it on a side burner because सभी एनडीए के पार्टनर्स को साथ लेके चलना था और उनका एक कॉमन एजेंडा था। और दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सभी संप्रदायों को ठीक है, दत्ता साहब आपने बहुत बोल लिया। दत्ता साहब 1 मिनट हाँ, आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। विजय जनता की बात भी सुन लो यार, जनता की बात भी सुन लो, जनता की बात भी सुन लो, जनता की बात भी सुन लो, बोलो। दीपक जी 70% किसान इस देश के अंदर है, किसान की बात कोई नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी से इस देश का किसान उम्मीद लगाए हुए है। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के अंदर किसान और विज्ञान का मेल करके गुजरात के किसानों का विकास किया है, तो बाकी देश का किसान भी उम्मीद लगाए हुए है कि वो वहां का किसान का भी अच्छा होगा, भला होगा, और उसके लिए खेती छोड़ने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने अभी वाइब्रेंट गुजरात एग्रीकल्चर समिट करके किसानों को सम्मानित किया है और दिखाया कि गुजरात के अंदर किसान किस तरीके से तरक्की कर रहा है, मुझे भी वहां पर बुला के दिखाया गया कि यहाँ का किसान किस तरीके से तरक्की कर रहा है और किस तरीके से भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो विजय जाली जी बल्ले बल्ले हो गए। विजय चलते एक मिनट, मोदी के हित में कोई बोले तो विजय जॉली की बल्ले बल्ले। अगर ये 4 लोगों के पैनल में विजय जॉली अकेला पड़ जाए तो विजय जॉली की थल्ले थल्ले, ऐसा करेंगे। जॉली जी की बल्ले बल्ले, जॉली जी की बल्ले बल्ले, बाकी सारे मोदी की बल्ले बल्ले नहीं, जॉली जी के बल्ले बल्ले। चलते चलते एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे 1 मिनट के अंदर ब्रेक लेना है। शीतल, और कोई सवाल हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अपने पितामह को छोड़ दिया, उनको बाणों की शैया में पड़े हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, और अब कोई वहां पे वो बाण से जो है गंगा जल लाने भी नहीं गया बीजेपी वाला। देखिए, मैंने शुरू में आपको कहा था, परिवार के अंदर कभी कभी पिता और पुत्र में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। मेरे घर में भी होता है। मेरा 24 साल का नौजवान लड़का है कबीर जॉली, विजय जॉली और कबीर जॉली में कभी कभी मतभेद भी हो जाता है, विषयों के ऊपर मतभिन्नता भी हो जाती है। 2 दिन के लिए मैं अपने पुत्र से नाराज भी हो जाता हूं। उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मेरा पुत्र नहीं और मैं उसका पिता नहीं। आपने आडवाणी युग का अंत कर दिया, आपने आडवाणी युग का अंत कर दिया। जब शांत हो जाएगा, आपने आडवाणी युग का अंत कर दिया। आडवाणी जी का युग का अंत नहीं, आडवाणी तो युग पुरुष है। आडवाणी जी मेरे आइडॉल हैं, मैं उनको रात में भी दिन में भी उनको फॉलो छोड़ दिया आपने। बिल्कुल नहीं छोड़ा, छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ दिया। आप घर बैठो, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठक करेंगे या छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। लेकिन चलते चलते हम आपको ये बता दें, चलते चलते आडवाणी शेल बी अलाइव एंड आडवाणी शेल
को अपने आडवाणी जी रिटायर नहीं होना चाहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, मुझे बहस को यहीं रोकना पड़ेगा। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियंस में डॉक्टर थे, हमारी ऑडियंस में वकील थे, हमारी ऑडियंस में सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारी ऑडियंस में किसान थे, हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट थे, हमारी ऑडियंस में फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। ये डिफरेंट कैटेगरीज हमने रखी थी, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि देश मोदी और उनके एलिवेशन के बारे में क्या सोचता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे हम देखेंगे मेकिंग ऑफ मोदी।